Let's start the session with a little bit of introduction about myself. मेरा नाम है अनु गुप्ता, क्लियर जेईई लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15 सालों से जेईई और नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इन 15 सालों में हजारों बच्चों का डॉक्टर या आईआईटी बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूं। भरपूर उम्मीद मुझे इस बात की बच्चों कि जिस तरीके से मैंने कोटा में रहते हुए इन बच्चों को अपना सपना पूरा करने में हेल्प किया है, वैसे ही आप भी जिस तरीके से मैं यहाँ कोटा में पढ़ाता हूँ वैसे मैं आपको भी अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, यूट्यूब के थ्रू पढ़ाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि वैसे ही आप भी मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे और अपना नाम इन सक्सेसफुल बच्चों की लिस्ट के अंदर लिख के अपना जो आपका जो टारगेट है उसे अचीव करेंगे। ठीक है, तो फिर बिल्कुल तैयार है सारे हमारे बिल्कुल जोशीले फ्यूचर डॉक्टर्स? कैसे हैं बच्चों? चलिए, नहीं रुको, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वाह वाह क्या बात है सॉलिहा जी, आप आ गई आज टाइम पर। इनफैक्ट उल्टा मैं आज गलत टाइम पर आया हूँ, आज मैं प्रदीप सर की जगह आया हूँ क्योंकि प्रदीप सर की शायद थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो इस वजह से। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हाँ, सारे कोटा के टीचर्स हैं। हाँ, अब कोटा में बहुत सारी टीचर्स है भी ना। ठीक है, चलिए भाई, अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है तो आप ये अनलॉक नीट चैनल ज्वाइन कर लो। इसके ऊपर सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, सारी पीडीएफ भी इसके ऊपर हम लोग अपडेट कर देते हैं बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जब आप यहाँ पे यूट्यूब पे हर चीज पूरी पढ़ा ही देते हो तो जरूरत क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन? तो देखो भाई, सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होता है कि आपका एक जो डेडिकेशन है वो बढ़ता है, आपकी सिंसियरिटी बढ़ती है, आपकी कंपनी इंप्रूव होती है। जिन बच्चों के साथ बैठ के आप पढ़ रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा सिंसियर बच्चे होते हैं। ये 3 मेजर बातें हैं आपकी तरफ से। दूसरी बात, हमारी तरफ से आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि हम आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। एक और एक्स्ट्रा सर्विस होती है, वो है आपकी प्रोफाइलिंग होती है। यहाँ पर प्रोफाइलिंग मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपसे गलत हुए, कौन से सही हुए, किस तरीके के पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आप लगातार गलत करते हो और कहां पे आपको ज्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट है। ये सारी बातें आपको यहां पर पता चलती हैं। ठीक है, कौन सा कोर्स कितने का है और क्या है, ये सब बातें अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कर लेंगे। लेकिन अब हाँ, ये कह सकता हूं मैं, अगर आप लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लेंगे, कोड आप आपके अपने अनुसार का ही यूज करेंगे। कोड है ANU। ठीक है, और 10 हटा दिया मैंने। ANU इज द कोड। एंड अगर आप ये वाला कोड यूज करते हो बच्चों, तो उससे क्या होता है कि आप सीधे मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो। एक तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, जो अभी थोड़े दिन तक ही 10% है, थोड़े दिन बाद ये 5% रह जाएगा। इसलिए अगर आप सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने की तो एज सुन एज पॉसिबल ले डालो। ठीक है, दूसरी बात, इससे आप मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो तो क्या पढ़ना है, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं आप कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताता हूं। इनफैक्ट कोटा का जो बेस्ट मटेरियल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन वो सिर्फ सारी बातें सिर्फ तब होंगी जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और कोड यूज करेंगे ANU। ठीक है, आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके अंदर जिन भैया दीदी जिन्होंने टॉप 100 में नीट फोड़ा होगा लास्ट ईयर, जिनसे आप मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर रहते होंगे कि एक झलक मिल जाए, 5 मिनट बात हो जाए, 10 मिनट बात हो जाए, कैसा रहे कि अगर वो भैया दीदी आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए तैयार हो। ठीक है, और अगर वो पूरी तरह से आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं पूरे साल के लिए या जब तक भी के लिए भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो कितना बढ़िया रहे। ठीक है, वो भी पर्सनल कोचिंग। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब भीड़ में खड़े होकर बोल दिया, पर्सनल कोचिंग। अकेले आपको आपके टेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे वो आपको समझाएंगे कि भाई तेरे को ये पढ़ने की जरूरत है, तो ये क्यों नहीं करता है, ये वाली चीज किया कर। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो अनअकैडमी एक्चुअली आपके लिए ऐसे ही कोचेस, पर्सनल कोचेस लेकर आए हैं, जिन्होंने अपना खुद का नीट एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैंक पे फोड़ा हुआ है, और इस वक्त वो किसी ना किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी ना किसी हिंदुस्तान के बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन आपको गाइड करते रहते हैं। ठीक है, दिन में अगर उनको 1 घंटा भी मिल जाता है आपके बारे में सोचने का, समझने का, आपके टेस्ट एनालिसिस को देख के बताने का, तो उनके लिए काफ़ी है। कभी कभी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर वो हमको गाइड करते हैं तो खुद कैसे पढ़ाई करते हैं? अरे भाई, दिन में 24 घंटे होते हैं और वो डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब स्लॉग करना क्या होता है। ठीक है, वो नीट फोड़ के गए हैं तो उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब अपने टाइम का बेस्ट उपयोग कैसे करना है। उसकी टेंशन तुम मत लो, उनकी पढ़ाई की टेंशन तुम मत लो, उन्हें तुम्हारी पढ़ाई की टेंशन लेने दो। ठीक है भाई, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास से। और पहला ऑप्शन पहला ही है, बोर्ड पे आते आते कुछ गड़बड़ हो जाती है, अभी तो सब सही था ये। चलिए खैर एनीवेज, मान लो ये ऑप्शन A है,
ये जो ऑप्शन है, एक मिनट तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तक मैं इसको जरा ये ऑप्शन ठीक कर लेता हूँ, क्या अजीब अजीब से आ गई है। हाँ ये बी है, ये सी है और ये डी है। चलिए, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज नॉट पॉसिबल, इन सब में से क्या पॉसिबल नहीं है, ये आपको बताना है बच्चों। चलो जल्दी से, 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम मैं आपको दे चुका हूं। जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 30 सेकंड बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा, शुरू हो जाओ। इन सब में से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है? प्यारे प्यारे बच्चे आ गए हैं। हेलो भवानी और जावेद, सांबा जी, कैसे हो बच्चे? यादव, गुड मॉर्निंग सांबा जी। हाँ जी माहिर, हेलो 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 एवरीबॉडी। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हाँ जी भवानी, सी फॉर चमकता डॉक्टर। क्या आप डॉक्टर बनेंगे? देखिए देखो, सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। क्लोज लूप वो फॉर्म नहीं करती है, और इसका मतलब जो सही आंसर आ जाएगा वो होगा कैलकाटा। इट विल नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। क्यों? क्योंकि वो कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस जो होती है वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है बच्चों। इसलिए जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? कैलकाटा आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A sphere, if radius r and charge q is placed inside a concentric imaginary sphere of radius 2r, the flux associated with the imaginary sphere is। बहुत ही बढ़िया सवाल। चलो जल्दी से देख लो, फटाफट से बता दो। मेरे ख्याल से इसमें भी 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। चलो 45 ले लो आप। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में एक टाइम का प्रेशर रहना चाहिए, हालांकि ध्यान पूरा एक्यूरेसी पे होना चाहिए कि भाई सही करना है। ठीक है, जल्दी करना है, ऐसा नहीं कि तुक्का चलो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पहले 5 सेकंड में सॉल्व करना है, मुझे समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एबीसीडी में से अक्कड़ बक्कड़ कर देंगे अपन। ऐसा नहीं करना है। करना तो यही है कि कोशिश ये करनी है कि सही करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? गुड मीम सैम। मतलब ये बात अभी तो मेरे दिमाग में आई नहीं थी, लेकिन अभी अचानक आई। हाँ यार, बात तो सही है तुम्हारी। चलो खैर, तो खैर अब यहां पे क्या करोगे? निकालो, बताइए आंसर बताओ भाई। सेकंड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, पिछला वाला फर्स्ट था। चलो भाई, घंटा बज चुका है, बताइए आंसर क्या आया आप लोगों का। गोविंद ने बताया दिल्ली, काकाशी ने कलकत्ता, भवानी ने आगरा, भैया दिल्ली, आगरा, आगरा, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, सारे ही आ रहे हैं, क्या बात है। सानिया ने बताया कलकत्ता, एटीट्यूड क्वीन आगरा। अरे भाई क्या हो गया ये। चलो देखते हैं। स्फीयर ऑफ रेडियस आर, पहले आंसर देखते हैं, है ना, पहले आंसर देखिए, मजा आएगा। जब बहुत सारे लोगों ने उल्टे पुल्टे आंसर, मतलब अलग अलग आंसर दे रखे हैं, तो वैसे आगरा की जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? ठीक है, चलो देखते हैं। तो let's see the answer first. The answer is 1, 2, 3 and the correct answer is आगरा। बधाई हो आगरा वालों को, बधाई हो। चलिए क्या हुआ इसमें? A sphere of radius capital R and charge Q is placed inside a concentric imaginary sphere of radius 2r। ठीक है, तो इसका रेडियस R है और उसका चार्ज Q है, और वो एक इमेजिनरी स्फीयर जिसका रेडियस 2r है, कंसेंट्रिक भी है, उसके अंदर ये फंस गया। द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द इमेजिनरी स्फीयर इज, इमेजिनरी स्फीयर का फ्लक्स क्या होगा? तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज ऑलवेज गिवन बाय क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई, तो इसके अंदर एंक्लोज चार्ज कितना है? इसके अंदर जो एंक्लोज चार्ज है बच्चों, वो तो कैपिटल क्यू ही है ना। तो एंक्लोज चार्ज तो कैपिटल क्यू ही है। इसके अंदर जो फंसा हुआ चार्ज रह गया वो पूरा का पूरा छोटा वाला स्फीयर बड़े वाले स्फीयर के अंदर ही है, और छोटे वाले स्फीयर का टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो आंसर क्या आ गया? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई क्या ये वाली बात? क्लियरली समझ में आ रही है क्या? चलिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर हो जाएगा आगरा। बिल्कुल सही बात। ठीक है, चलो मुबारक हो, आगरा आया है। अच्छा वो आपने आया है लिखा, एटीट्यूड क्वीन, मुबारक हो, आगरा हुआ है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों आंसर बता दो। मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहे हो तुम लोग?
जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। चलो सवाल थोड़ा लंबा है, पढ़ने में टाइम लगेगा, 1 मिनट पूरा दे देता हूं। सॉल्व करो, फटाफट आंसर बताओ और लाइक करते जाओ वीडियो को, ठीक है। चलिए भाई, हाँ जी, हेलो फैजल। यार ये एक भूत आया हमारे बीच में, एक, उसका कोई नाम ही नहीं है। चलो, और भूत कैसे हो? सानिया, एटीट्यूड क्वीन भी है, एटीट्यूड किंग भी है, क्या बात है। बिल्कुल मास्टर, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी बहुत जल्दी, टेंशन मत लो तुम, मेरा भी कोई परमानेंट मूड नहीं है। अच्छा, हाँ जी, आंसर शुरू हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन, बेटा आंसर्स के साथ में क्वेश्चन नंबर लिखो ताकि मुझे समझ में आए कि अपन किसकी बात कर रहे हैं। घंटा बज गया है, क्या है, क्या आंसर क्या है? तिलक ने बताया 2 मतलब बॉम्बे, ठीक है शायद, है ना? हाँ, और निशा ने भी बताया बॉम्बे, जावेद ने कैलकाटा, एंड चांगकिंगम, है ना? सही बोला ना मैंने? आई होप, चांगकिंगम। सुम्पी ने बताया बॉम्बे। हाँ भाई, बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे, आगरा बॉम्बे, चलिए ठीक है। ये नहीं आया भवानी, कोई बात नहीं बेटा, देख लेते हैं। चलो देखते हैं, फटाफट आंसर देखते हैं, पहले बार आंसर देखते हैं, ठीक है? रेडी? बॉम्बे बॉम्बे, आगरा बॉम्बे, बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे, क्या बात है। और ये रहा सही आंसर, इज बॉम्बे। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे आंसर बॉम्बे दे भी रहे थे। चलो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, ठीक है? 1 मिलीमीटर का रेडियस है, ये वायर हो गया जिसका रेडियस 1 मिलीमीटर है, ठीक है। द चार्ज पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर इज क्यू कूलम्स। इसकी पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है, मतलब एक, बेसिकली अगर ये 1 मीटर लंबा है तो पर यूनिट लेंथ का चार्ज, मतलब लैम्डा जो है, लैम्डा दे रखा है आपको क्यू कूलम्स पर मीटर। तो 1 मीटर का चार्ज 1 कूलम, 2 मीटर का चार्ज 2 कूलम, 5 मीटर का चार्ज 5 कूलम। अगर मैं कहता हूं L मीटर लंबा वायर होता तो उसका चार्ज कितना आता? लैम्डा L, ठीक है ना? कि भाई 1 मीटर का चार्ज लैम्डा, 2 मीटर का चार्ज 2 लैम्डा, 5 मीटर का चार्ज 5 लैम्डा, L मीटर का चार्ज L लैम्डा, ठीक है। अगर इसमें L लैम्डा चार्ज है तो अब क्या कहा जा सकता है? अ सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर्स and length 1 meter encloses the wire symmetrically as shown in the figure. Total flux passing through the cylindrical surfaces. सबसे पहली बात तो यहाँ पे बच्चों ये वाली समझने की है। वैसे तो खैर आंसर तो बहुत ही छोटा है, 15 सेकंड, मतलब पढ़ने के बाद 5 सेकंड का आंसर है कि भाई सीधी सी बात है, इसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर की अगर लंबाई है तो 1 मीटर का चार्ज कितना आ जाएगा भाई? पर मीटर जो चार्ज है वो कूलम में लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायरस क्यू, एक मिनट, पर सेंटीमीटर क्यू चार्ज है तो मीटर का चार्ज 100 की हो जाएगा। तो एक्चुअली लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। लैम्डा की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो कूलम पर सेंटीमीटर था, ठीक है? क्यू कूलम पर सेंटीमीटर था, तो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो वो एक्चुअली 100 क्यू कूलम पर मीटर आ जाएगा। 1 मीटर में जो चार्ज है वो 100 क्यू हो गया और एंक्लोज्ड चार्ज 100 क्यू ही आ गया। तो यानी कि जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो 100 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी। तो आंसर आ जाएगा बॉम्बे। समझ में आ गई सबको? समझ में आ गया बेटा सबको? ये कोई हैरानी परेशानी तो नहीं है? अच्छा चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? तो हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, अगर बिल्कुल स्ट्रेट वायर है, ठीक है, अगर यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट वायर है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? वो बिल्कुल मतलब 2 डायमेंशनल होगी। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि फील्ड इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, ऐसे इस प्लेन में तो हर जगह जाएगी, ठीक है? जैसे मेरी उंगलियां हैं उस प्लेन में तो हर जगह जाएगी, लेकिन वो इस लाइन के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूंगा तो वो इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर होगी, यहाँ होगी, पीछे होगी, इधर होगी, लेकिन ऊपर नीचे नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे आपसे ये पूछता हूँ, बताओ अगर ये मान लो ये तो है ढक्कन और ये है कर्व्ड सरफेस और ऐसे नीचे है सेकंड वाला ढक्कन, ऊपर ढक्कन 1 नीचे ढक्कन 2, ठीक है? अगर वहां पे सिलेंडर है, अगर इस तरीके से सिलेंडर है तो एक सिलेंडर है क्या मेरे पास अभी कोई यहाँ पे आसपास? हाँ एक है, मिल गया, एक सिलेंडर मिल गया।
हाँ, तो अगर ये सिलेंडर है तब इसमें एक ढक्कन ऊपर है एक ढक्कन नीचे है, ठीक है। और अगर एक ढक्कन ऊपर है ढक्कन नीचे है, फीलें ऐसे जा रही हैं, तो एक तो हो गया कर्व्ड सरफेस, एक हो गया ऊपर वाला ढक्कन और एक हो गया नीचे वाला ढक्कन, ठीक है। अगर ये कर्व्ड सरफेस ऐसा है, कर्व्ड सरफेस ये वाला है, तो फील लाइंस इसके थ्रू निकलेंगी, पर इसको ऊपर वाले ढक्कन और नीचे वाले ढक्कन को वो क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है ना। फील लाइन से वो ऐसे जा रही है, मतलब बेसिकली अगर हम सामने से देखें तो फील लाइन इस तरीके से होंगी, तो वो क्या है, वो इस कर्व्ड सरफेस में से तो निकल रही हैं, वो इस कर्व्ड सरफेस के थ्रू तो निकल रही हैं, लेकिन वो इस ढक्कन के थ्रू नहीं निकल रही, वो ढक्कन के थ्रू नहीं जा रही, वो यहाँ पे फील लाइन इस तरीके से हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स कितना आएगा, तो कर्व्ड सरफेस का जो फ्लक्स आएगा, इनफैक्ट अगर बस यहाँ पे एक बात नोट करने की ये है कि जो ढक्कन का फ्लक्स आएगा वो डेफिनेटली जीरो आएगा, ऐसे इस ढक्कन का फ्लक्स भी जीरो आएगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज समथिंग व्हिच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। फ्लक्स इज समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। अब अगर कोई एरिया में से अगर फील्ड लाइंस क्रॉस हो ही नहीं रही हैं तो उसका फ्लक्स हम जीरो बोलेंगे। जैसे ऊपर वाले ढक्कन के पैरेलल जा रही हैं फील्ड लाइंस, उसको क्रॉस नहीं कर रही, ठीक है, और इसीलिए जो फ्लक्स आएगा ऊपर वाले ढक्कन का जीरो, नीचे वाले ढक्कन का जीरो। जो फ्लक्स आया सिर्फ कर्व सरफेस का आया, वो आया Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लंबाई है 1 मीटर, मतलब कि 100 सेंटीमीटर, भवानी 100 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। और यहां पे हम ये कह सकते हैं कि पर सेंटीमीटर जो चार्ज है अंदर वो Q है, तो इसका मतलब 100 सेंटीमीटर में चार्ज क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में Q, तो 100 सेंटीमीटर में 100Q, 100Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। समझ में आ गई बच्चों सबको, ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। चलो भाई फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। In a region of space, the electric field is given by E is equal to 8 I cap plus 4 J cap plus 3 K cap. The electric flux through a surface of area of 100 units in the XY lane is. चलिए भाई जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, 45 सेकंड्स काफी होंगे क्योंकि सवाल तो मैंने पढ़ ही दिया आपके लिए। 15 सेकंड में अज्यूम करता हूं भाई सवाल पढ़ने में लग गए धीरे धीरे तसल्ली से, लेकिन बाकी टाइम में आपको सॉल्व करना है। चलो जल्दी से बता दो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा। In a region of space, the electric field is given by E is equal to 8 I cap plus 4 J cap plus 3 K cap. Electric flux through a surface of area 100 units in the XY plane आएगा, लेन नहीं है, प्लेन है, XY plane is, ठीक है। चलो 15 सेकंड बचे, जल्दी से आंसर बताओ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। ये भरत रोज नाम बदल बदल के आता रहता है। हेलो मयूर, कैसे हो आप? हाँ जी, भवानी का आंसर आ गया बॉम्बे। भवानी ने आंसर बॉम्बे दे दिया है, और उसके बाद तिलक हैं, फिर एटीट्यूड किंग भी हैं। चलो देख लेते हैं। In a region of space, the electric field is given by this thing, ठीक है। 8 I cap, सिंपल सी बात है, XY प्लेन की बात हो रही है, ठीक है, XY प्लेन की बात हो रही है। अगर XY प्लेन की बात हो रही है, इस बात का मतलब क्या हुआ, ये रहा XY प्लेन। XY प्लेन में क्या हो गया, देखो अगर मैं ये देखता हूं, ये रहा X, इधर है Y, और बाहर की तरफ है Z। फील्ड दे रखिए 8 I cap प्लस 4 J cap प्लस 3 K cap, 8 I cap प्लस 4 J cap प्लस 3 K cap, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब मुझे बेसिकली XY प्लेन मतलब हो गया ये बोर्ड का प्लेन, मुझे बोर्ड के प्लेन के थ्रू फ्लक्स चाहिए। तो जो I cap वाला जो कंपोनेंट है, I cap वाला जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो तो बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है। तो वो अगर बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब उसकी वजह से बोर्ड के थ्रू फ्लक्स नहीं जाएगा, वो फील्ड लाइंस बोर्ड के प्लेन में ही है। ऐसे जे कैप की बात करें, वो भी बोर्ड के प्लेन में ही है, बस के कैप है जो बाहर की तरफ है। अगर के कैप बाहर की तरफ है, इस बात का मतलब ये हो गया कि हमारे काम का सिर्फ ये वाला है, ये दोनों हमारे काम के नहीं है, इनकी वजह से XY प्लेन में कोई फ्लक्स नहीं होगा। जो होगा के कैप की वजह से होगा। तो 3 के कैप आ गया इधर की तरफ। अगर 3 के कैप आ गया तो हम यहाँ कह सकते हैं 3, तो ये तो फील्ड हो गई,
और मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया दे रखा है कितना आपको 100 यूनिट्स, तो इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा फ्लक्स क्या होता है, फील्ड इनटू एरिया होता है, वो भी होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो होता ही है, बाकी फील्ड इनटू एरिया भी होता है, ठीक है। और उसके बाद ये फील्ड इनटू एरिया का मतलब हो गया 3 इंटू 100, यानी कि जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा बॉम्बे। समझ में आ गई वाली बात? चलिए, तो सही आंसर इज बॉम्बे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जितने लोगों का सही हो गया जरा अंगूठे दिखाना। फोर्थ क्वेश्चन जितने लोगों का सही हो गया फटाफट से अंगूठे दिखा दो चैट के अंदर, ताकि मुझे समझ में आए कि हमारे कितने बच्चे हमारे साथ हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, तब तक जल्दी से फिफ्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। 45 सेकेंड्स। अब देख रहे हो मैंने ऑन एन एवरेज जो समय देना है वो थोड़ा कम कर दिया है। पहले एवरेज में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम देता था, फिर अब वो 1 मिनट हुआ, फिर 45 सेकेंड्स हो गया। एंड ट्रस्ट मी, जैसे जैसे तुम मेरे साथ लगे रहोगे ये टाइम मैं धीरे धीरे कम करते 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 30 सेकंड पे ले आऊंगा। और प्लीज नोट, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअली नीट में आने की पॉसिबिलिटी है जिन क्वेश्चंस की, ठीक है। चलो भाई, जावेद ने आंसर ऑलरेडी दे दिया है बॉम्बे, एंड अख्तर ने भी दे दिया। अच्छा, अख्तर ने कहा यस सर का, ओके बहुत बढ़िया। उस्मा लेट हो गई तो चलिए, उन्होंने बताया आगरा, जावेद ने बॉम्बे, उस्मा ने आगरा, और शिवम बॉम्बे बता रहे हैं, अमित आगरा बता रहे हैं, और बाकी तो इस वक्त जो पूरा बोर्ड है वो आगरा से भर गया। बहुत बढ़िया। आयान, पिछले लेक्चर का पीडीएफ अभी तक आया नहीं है। वैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे तो अपलोड कर दिया था उसको, वो मैं हाथों हाथ ही कर देता हूँ एट द वेरी क्लास होते के साथ ही, लेकिन आई मेक श्योर कि वो नीचे यूट्यूब के नीचे लिंक में भी अवेलेबल हो जाए। अभी करता हूँ, ठीक है, क्लास के बाद आई स्ट्रेस ऑन इट, ठीक है। चलो भाई, आंसर देखो, पब्लिक आगरा बता रही है तो आगरा ही होगा यार, इतना तुम इतना कह रहे हो तो चलो देख लेते हैं। लेट्स सी द आंसर, एंड आंसर इज आगरा। बिल्कुल सही बात है, बधाई हो, आगरा हुआ है। तो 20 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्लोज सरफेस, बहुत खुशी की बात है। देन द फ्लक्स लिंक्ड टू द सरफेस इज 5। अरे यार ये क्या पूछ लिया, एक क्लोज सरफेस था उसमें 20 माइक्रोकूलम का चार्ज था, तो जो फ्लक्स था वो पाई था, वो 5 था, 5 हो जाएगा 20 बाई एप्सिलॉन नॉट, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ, इफ 80 माइक्रोकूलम इज पुट इन इनसाइड द सरफेस, तो चार्ज क्या होगा, वही वाले सरफेस में अब अगर 80 डाल दिया, ठीक है, तो उसके में जो नया वाला फ्लक्स आएगा वो 80 बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 45। बिल्कुल सही बात है, बस सवाल समझने के लिए टाइम लगता है, अदरवाइज तो 5 सेकंड का सवाल, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे ही क्वेश्चंस नीट के अंदर पूछे भी जाते हैं। चलिए अगला सवाल, गॉस लॉ इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, नहीं 6 है ये, क्वेश्चन नंबर 6। चलो अब अपन एक काम करते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। लेट अस से 45 सेकंड्स में किया ना अभी अपन ने, इस बार 40 सेकंड्स में करते हैं। चलिए 40 सेकंड्स के अंदर क्या आप इस 6 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बच्चों? चलिए 6 क्वेश्चन बताओ बच्चों, क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गॉस लॉ इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इफ नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज 0 देन, हाँ जी, थ्योरेटिकल सवाल आंसर आया क्या? 6 का आंसर क्या देखे जरा। अमन ने बताया कैलकाटा, वंदन ने बॉम्बे, उस्मा बॉम्बे, आदित्य आगरा, अमित बॉम्बे, जावेद बॉम्बे, बहुत बढ़िया बॉम्बे। अच्छा नहीं दिल्ली वाला कोई नहीं है, सब बॉम्बे कैलकाटा, आगरा बॉम्बे कैलकाटा। चलो देख लेते हैं। देखो, इफ अ नेट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन सरफेस इज 0, पहले आंसर देखें तो आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। 1 2 3 एंड द आंसर इज बॉम्बे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया भाई, सीधी सी बात यह है कि एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, उसके अंदर जो एनक्लोज चार्ज, ये जो नेट चार्ज है अंदर का, वो 0 है। तो हम ये कह सकते हैं फ्लक्स की वैल्यू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, तो वो 0 ही आ गया। देन ई मस्ट बी 0 ऑन द सरफेस, तो ये वाली बात तो गलत है। देखो सीधी सी बात है, ये बात समझ के रखना हमेशा,
क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर या डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर फ्लक्स जीरो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होती तो फ्लक्स जीरो होगा पक्का, क्योंकि जीरो को इंटीग्रेट करोगे तो जीरो ही आएगा। लेकिन अगर फ्लक्स जीरो है तो उल्टा ट्रू नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, और इसको मतलब हाईली इग्नोर्ड पॉइंट है, पता नहीं क्यों, पर इसके ऊपर सवाल कई बार पूछे जाते हैं और कई बार बच्चे इसके ऊपर गलतियां करते हैं। अभी भी करी कई लोग आगरा बता रहे थे। भाई देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हर जगह पे जीरो है सो दैट इंप्लाइज कि फ्लक्स जीरो होगा ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स जीरो होगा ही होगा। लेकिन अगर फ्लक्स जीरो है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह जीरो होगी। भाई होने को ये भी तो हो सकता है कि अगर मान लो यहाँ पे एक क्यू चार्ज रखा होता और उसकी वजह से अगर मैं फील्ड लाइंस बनाता तो ये इधर जाती, इधर जाती, इधर जाती, इधर जाती, कोई इधर भी जाती, ऐसे भी जाती। फील्ड लाइन इस तरीके से जाती कि नहीं जाती? जा ही सकती है। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी क्यू इन जीरो है, चार्ज सारा बाहर रखा हुआ है, अंदर चार्ज क्या है? जीरो। तो फ्लक्स क्या आता? जीरो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है या इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। भाई पॉइंट चार्ज रखा है तो फील्ड तो होगी। तो कहने का मतलब अगर फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो आपको बताई जा रही है तो आप कह सकते हो कि भाई इंटीग्रेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को तो जीरो को इंटीग्रेट करोगे तो जीरो ही आएगा, तो फ्लक्स जीरो आ जाएगा। लेकिन फ्लक्स जीरो डज नॉट मीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो दैट मींस द फ्लक्स इज जीरो, एंड इफ द फ्लक्स इज जीरो दैट डज नॉट इंप्लाई दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये, अब यहाँ पे पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट तो गलत हो गया, नंबर ऑफ इनकमिंग फील्ड लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग फील्ड लाइंस। ये वाली बात सही है, जितनी फील्ड लाइन घुसी उतनी बाहर निकल गई। एक्चुअली जो बाहर निकलती हैं वो पॉजिटिव फ्लक्स मतलब को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो अंदर घुसती है वो नेगेटिव फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अब अगर नेट फ्लक्स जीरो आना है क्योंकि एनक्लोज चार्ज जीरो था, इस बात का मतलब यहां पर ये हो गया एनक्लोज चार्ज जीरो आ रहा है, इसका मतलब अंदर घुसने वाली बाहर निकलने वाली फील्ड लाइंस आपस में बराबर होंगी। ठीक है। अब अगर ऑब्वियसली बी सही हो गया तो सी तो गलत हो ही जाएगा कि देयर इज नेट इनकमिंग ऑफ फील्ड लाइंस, तो गलत बात हो गई, जितनी घुसी उतनी बाहर निकल गई। समझ में आई ये वाली बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। चलो भाई 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, फटाफट से बताएंगे। If the electric flux entering and leaving a closed surface phi1 and phi2 respectively, then the electric charge inside the surface will be। अभी बताया मैंने आपको, 30 सेकंड देंगे मिलेंगे आपको इसके लिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी पढ़ दिया और अभी बताया भी है। ठीक है, चलो फटाफट से शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, बताइए जल्दी बताइए, फटाफट बताइए क्या आ रहा है बच्चों इसका आंसर। हाँ जी, तो सीधी सी बात है, बाहर निकलने वाला फ्लक्स हो गया एंटरिंग एंड लीविंग, तो लीविंग वाला हो गया phi2, घुसने वाला हो गया phi1। तो जो बाहर निकलने वाला फ्लक्स होता है उसको हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं और अंदर घुसने वाले फ्लक्स को हम लोग नेगेटिव मान के चलते हैं। तो यानी कुल मिला के जो फ्लक्स है वो phi2 माइनस phi1 आ गया, और वो क्या होगा? वो होगा Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी, तो अगर इनसाइड के सरफेस की बात की जाए तो क्यू इन की वैल्यू आ जाएगी phi2 माइनस phi1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो phi2 माइनस phi1 इंटू एप्सिलॉन नॉट कहीं दिख रहा है क्या? हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ जो आंसर, ये जो ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन गलत कर दिए गए हैं यहाँ पे। चलो अच्छा हुआ मैंने तुमसे पूछा नहीं, यही होगा आंसर बिल्कुल, phi2 माइनस phi1। हाँ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। आंसर इसका phi2 माइनस अपॉन नहीं आएगा, मल्टीप्लाई बाय आएगा बेटा। तो सही आंसर जो होगा वो बॉम्बे होगा। ठीक है, कुछ टाइपिंग एरर आ गया यहाँ पे। तो phi2 माइनस phi1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात है अमन, आपने बिल्कुल सही बताया। एंड हो जाता है कभी कभी लिखने में गलती। ठीक है, तो बट एनीवेज अब मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि क्या आपको सबको ये वाली बात समझ में आ गई कि phi2 माइनस phi1 इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा?
और अगर नीट में आ गया ये, अगर ये सवाल नीट में आ गया तो क्या आप इसे सही कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? जल्दी से बता दो। अगर ये सवाल नीट में आ जाता है तो क्या आप ये लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे, या वहां पर भी ये लगा कर आओगे 5 - 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट? लिख पाओगे ना? चलिए अच्छा आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। चलिए, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गिवन क्यूब विल बी। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 8, चलो जल्दी से बता दो मुझे इसका आंसर क्या आएगा। 8th का आंसर बताएंगे, कितनी देर बताओगे? 8th का जो आंसर आप मुझे बताएंगे वो आप मुझे बताएंगे 45 सेकंड में बता सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसलिए। हालांकि मैंने काफी सारा कुछ तो बता ही दिया है, काफी समय निकल भी चुका है। देखते हैं क्या आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। वैसे अगर आप ध्यान से देखो तो आगे वाला नंबर तो सेम ही लिखा हुआ है, बस पावर की बात है, तो इसलिए इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए। हाँ रुचि, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, गॉस लॉ चल रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट से बता दो बच्चों इसका आंसर। टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गिवन क्यूब विल बी वेयर ए इज द साइड ऑफ द क्यूब। तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा भाई? यहाँ पे जो कॉर्नर्स उन पे कुछ चार्जेस रखे हुए हैं। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि वो जो कॉर्नर है या ये जो चार्ज है, जैसे 8 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो उस घंटा बज गया, उस 8 माइक्रोकूलम के चार्ज को आप इस क्यूब के अंदर मानोगे या बाहर मानोगे? 8 माइक्रोकूलम के चार्ज को क्यूब के अंदर मानोगे या बाहर मानोगे, ये सवाल है। चलो आंसर तो आने शुरू हो गए हैं। हाँ हेमंत, थोड़ी सी आती है मुझे जेई वाली फिजिक्स। वैसे तो फिजिक्स होती है यार, जेई फिजिक्स और नीट फिजिक्स अलग अलग होते हैं क्या? बस ये है कि जेई मेंस और नीट का लेवल ठीक ठाक ऑलमोस्ट सेम सा ही रहता है। और जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद जेई क्लियर किया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि पिछले 15 सालों से मेरा जो मोस्टली टाइम गुजरा है वो जेई के बच्चों को ट्रेन करने में ही निकला है। बहुत सारी रैंक्स जेई के अंदर उनको मैंने ट्रेन किया हुआ है, बहुत मतलब टॉप 100 वाली रैंक्स। ठीक है, मैं 10,000वीं रैंक की बात नहीं कर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स आती है मुझे थोड़ी बहुत 11th-12th के लेवल की, ठीक है, और बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। चलो भाई आप बताओ आपको कितनी आती है। तो यहाँ पे आपको आई होप आपको ये वाली बात समझ में आती है कि अगर ये 8 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो उसका 1/8 अंदर होगा और बाकी 7/8 बाहर होगा। ठीक है, क्योंकि एक कॉर्नर जो होता है वो 8 क्यूब्स के बीच में शेयर्ड होता है। अगर एक कॉर्नर 8 क्यूब्स के बीच में शेयर्ड होता है तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई ये वाला चार्ज का 1/8 हिस्सा अंदर है, इसका भी 1/8 अंदर है, इसका भी 1/8 अंदर है, सबके 1/8 अंदर है। अब 1 से लेके 8 तक माइक्रोकूलम चार्ज है। 1 से मतलब 1 दिख रहा है मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अगर 8 का मतलब जो टोटल चार्ज आया वो कितना आया? टोटल चार्ज हो जाएगा 1 से लेके 8 तक का सम n × n + 1/2। ठीक है, या 1 से लेके 8 तक तो गिन लो फिर 8 और 7, मतलब वैसे तो क्या गिन भी सकते हो या n × n + 1/2 भी कर सकते हो, जैसे भी आपको सही लग रहा हो। ठीक है, और उस केस में आप क्या करोगे? 8 और 7 15, 15 5 20, 20 और 6 26, 26 और 3 26 और 3 तो 29 30 एंड 36। ठीक है, तो यानी कि टोटल चार्ज जो हो गया वो 36 हो गया। 36/8 दैट इज द चार्ज इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है वो कैसे निकालेंगे? तो हमें ये पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? वो आ गई 1/4 या 1 तो वो क्या आ जाएगी? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1/36 पाई इंटू 10⁻9। ठीक है, तो एप्सिलॉन ये यहां से हटाइए, आ गया 36 पाई इंटू 10⁻9 आ गया। बस अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 10⁻9 है, यहाँ पे 10⁻6 है, तो जो पावर आ रही है वो कुछ पॉजिटिव ही आनी चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बॉम्बे। समझ में आई सबको ये वाली बात? अच्छा
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th का आंसर आ जाएगा बच्चों बॉम्बे। बॉम्बे आ गया ना सबका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया 2 मीटर स्क्वायर लाइंग इन दी YZ प्लेन इज। YZ प्लेन की बात हो रही है। 30 सेकेंड्स आपके पास टाइम है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था, वो 3D में था, ये भी खैर 3D में ही है। तो 30 सेकेंड, चलो 30 सेकेंड में जल्दी से इसका आंसर बता दो बच्चों, फटाफट से बताइए। धर्मेंद्र, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने हर चार्ज का 1/8 हिस्सा अंदर माना, बाकी बाहर माना। फ्लक्स क्या होता है? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सारे के सारे चार्जेस 1 2 3 4 5 6 7 8 सबका सम किया और उसका 1/8 अंदर मान लिया, ठीक है। तो वो तो क्यू इन आ गया, अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दिया, बस वही आंसर था। चलिए 9th का आंसर आ गया बहुत सारे बच्चों का। आगरा और कलकत्ता की भीड़ लगी हुई नजर आ रही है मुझे चैट सेक्शन के अंदर। आगरा कलकत्ता बता रहे हैं। चलो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय 5i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। तो भाई ऐसा है, ये रहा x और ये रहा y, 5i कैप और 2j कैप, ठीक है क्या? ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर लाइंग इन दी YZ प्लेन इज। YZ प्लेन मतलब हो गया ये वाला प्लेन, YZ का प्लेन का मतलब हो गया ये वाला प्लेन। और इस प्लेन के थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा? इस वाले प्लेन के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि J कैप की वजह से तो कोई फील्ड नहीं होगी, जो होगी वो I कैप की वजह से होगी, यानी कि इधर वाली फील्ड, ठीक है। इधर वाली जो फील्ड है वो कितनी हो गई? 5। और एरिया कितना है उसका परपेंडिकुलर वाला? वो एरिया दे रखा है 2 था ना, हाँ 2 मीटर स्क्वायर, तो इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा 10। और यहां पे आंसर आ जाएगा आगरा। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर आगरा दे दिया था बच्चों। क्लियर है? चलिए बिल्कुल, ए फॉर अमेजिंग डॉक्टर, बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन नंबर 10, आज का 10वां सवाल। जैसा कि बच्चों मैं आपसे हमेशा कहता हूं, आपको डेली कम से कम 30 to 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 50 भी करोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, जितना बढ़ाते जाओ अलग बात है। मैं मिनिमम 30 to 40 क्वेश्चन आपको डेली अटेम्प्ट करने होते हैं। तो उसमें से 15-20 तो मैं मतलब अलग अलग अगर मेरी क्लासेस देखी जाएं तो उन सारी क्लासेस में मिला के मतलब 30-35 सवाल तो मैं ही करा देता हूँ, ठीक है ना। तो क्लासेस अटेंड करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बाकी पढ़ते तो अपन रहते ही हैं, ठीक है। शाम को स्पेशल क्लास जो है उसमें आ जाना, तो उसमें स्पेशल क्लास के अंदर आज हम लॉजिक गेट्स के ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द, अच्छा हाँ, अगर आप प्लस पे हो तो प्लस पे अभी इस क्लास के जस्ट बाद में पौने 11 बजे से प्लस के ऊपर एक क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंदर मैं काइनेमेटिक्स के खूब सारे सवाल कराता हूँ और थोड़े हायर लेवल के, ठीक है। तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में क्या कह सकते हैं भाई? 10th का आंसर क्या आ रहा है बच्चों? उस्मान ने बता दिया, कलकत्ता, ठीक है। बिल्कुल थ्योरेटिकल सवाल है, छोटा सा सवाल, तो इसमें टाइम नहीं दे रहा, मैं ऐसे पूछ लेता हूं। दे इमर्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में क्या ख्याल है? इमर्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, टर्मिनेट एट पॉजिटिव चार्ज। क्या ये वाली बात सही है? नहीं, ये वाली बात तो गलत है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इज वीक वेयर द डेंसिटी ऑफ लाइन फोर्स इज मोर। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस तरीके से हैं तो मैं ये कह सकता हूं, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सबसे ज्यादा होगी बजाय बी के या बजाय ए के। जहां पे डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है वहां पे फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो ये वाली बात भी गलत ही लग रही है। दे आर इन अ रेडियल डायरेक्शन फॉर पॉइंट चार्ज, ये बात सही लग रही है। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट चार्ज की वजह से इस तरीके से होंगी, एंड दे हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा गलत, तो सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता। समझ में आ गई? क्लियर है ये वाली बात? चलो 11th क्वेश्चन करो भाई अटेम्प्ट। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द चार्जेस A and B is shown in the figure. Which one of the following statements is correct?
तो यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, यहाँ पे फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती हैं। तो फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ तो क्या होगा, ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव, और उसका मॉडुलस किसका बड़ा है किसका छोटा है, ये वाली बातें पूछी जा रही है। फील्ड लाइंस के ऊपर एक छोटा सा सवाल है बच्चों, देखते हैं क्या आप इसको सॉल्व कर पाते हैं। फटाफट से सॉल्व कर दो इसको, जल्दी से बताओ। 10th का 11th का आंसर क्या आ रहा है? इलेवेंथ का आंसर सबू ने दिया बॉम्बे, फिर उसके बाद कैलकाटा, अमन ने कैलकाटा, जावेद का आगरा, यूथ नेपाल बॉम्बे। बॉम्बे से आंसर जो है वो नेपाल से आंसर बॉम्बे आया है बॉम्बे से नेपाल बोल रहा। चलिए, अमित ने बताया आगरा, आदित्य आगरा, पब्लिक फॉर आगरा, अचानक आगरा ने तूल पकड़ लिया है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, आंसर देख लेते हैं पहले, फटाफट से आंसर देखते हो। 1 2 3 एंड द करेक्ट आंसर इज आगरा। बिल्कुल सही बात है बच्चों, करेक्ट आंसर इज आगरा। क्या करोगे, आगरा क्यों आया आगरा? देखो सीधी सी बात है, फील्ड लाइंस अगर बाहर निकल रही है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। अगर यहां से बाहर निकल रही है तो दिस हैज टू बी पॉजिटिव, और यहां पे टर्मिनेट हो रही है तो दिस हैज टू बी नेगेटिव। ठीक है, ये पक्का पॉजिटिव है, वो पक्का नेगेटिव है। और अगर ऐसा हुआ पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ में आ गए हमारे। अब उसके बाद मैग्नीट्यूड के बारे में क्या कह सकते हैं? तो दिस हैज टू बी पॉजिटिव एंड दिस हैज टू बी नेगेटिव। अब मैग्नीट्यूड के बारे में ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड है उतना ज्यादा होता है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फील्ड लाइंस यहाँ पे एसोसिएटेड है, और ये जो जहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फील्ड लाइंस यहाँ पे एसोसिएटेड है। तो इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि QA मॉडुलस ऑफ QA अपॉन मॉडुलस ऑफ QB, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस की अगर हम बात करें तो वो एक्चुअली 13/10 के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 13 फील्ड लाइंस है, वहाँ पे 10 फील्ड लाइंस है। तो QA अपॉन QB विल बी इक्वल टू 13/10। और यहां से मुझे ये बात समझ में आती है कि ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ऑफ QA जो है वो बड़ा है मैग्नीट्यूड ऑफ B से, यानी कि सही आंसर हो जाएगा आगरा। समझ में आई बच्चों सबको ये वाली बात? अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलो देखो भाई, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड A इफ अ पॉइंट A चार्ज Q, sorry, if a point charge, A नहीं एक्स्ट्रा है, if a point charge Q is at one of the corners। बहुत बढ़िया सवाल, अभी अपन ने किया था ऐसा क्वेश्चन एक। अगर एक चार्ज जो है वो क्यूब के कॉर्नर पे, भाई मान लो अगर मैंने यहाँ पर एक क्यूब बनाया, ठीक है, अगर मैंने यहां पर एक क्यूब बनाया, ठीक है, और उसके एक कॉर्नर पे एक चार्ज है, लेट्स से यहां पर एक चार्ज है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आती है कि ये जो चार्ज है ये इस क्यूब या ये जो कॉर्नर है ये 8 अलग अलग क्यूब्स के साथ कॉमन है। यहां पे अगर मैं एक स्फीयर रख रहा हूं जिसका सेंटर यहां पे कॉर्नर पे लाई कर रहा है, तो वो स्फीयर एक्चुअली 8 अलग अलग क्यूब्स के अंदर झांक रहा है। दिस स्फीयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 8 डिफरेंट क्यूब्स, एंड इफ दैट इज द केस, सीधी सी बात ये हो गई कि इसके अंदर का जो एंक्लोज चार्ज है वो Q/8 आएगा, उसी को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करूंगा तो ये फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो यानी कि आंसर क्या आएगा? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना दे रखा है? Q दे रखा है, तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सही आंसर आ जाएगा दिल्ली। समझ में आई सबको ये वाली बातें? चलिए, बिल्कुल सही बात है भवानी, डी फॉर धासु डॉक्टर। ठीक है, बिल्कुल भर भर के आंसर बच्चों ने दिल्ली बता दिया है, वेरी गुड बच्चों। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, और ये उसका आंसर। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है, और ये अगला सवाल, ये उसका आंसर है। ठीक है, करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। चले भाई देखते हैं कंडक्टर्स कितना आता है आपको। आता है क्या कंडक्टर्स, क्या लगता है? चलो पहला सवाल 1 मिनट का डाल देते हैं ताकि आपको मतलब थोड़ा सा
ग्रूव में आने में टाइम, थोड़ा सा टाइम लग जाए, मिल जाए आपको, तब तक हम बच्चों से मिल लेते हैं। हेलो उस्मा, हाय हार्टलेस गर्ल, ओहो हो। चलिए खैर, किंग सुल्तान, क्या किंग सुल्तान, एटीट्यूड किंग, एटीट्यूड गर्ल, कैसे मतलब क्वीन। चलो अच्छा, हेलो देवस्मिता एंड भरत, अर्शप्रीत, जावेद, किंग सुल्तान, मैरी, मुकेश, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो, फटाफट से बताओ आंसर क्या आ रहा है इसका। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर क्या आ रहा है। और इसी के साथ घंटा बज गया है। क्या आंसर आया? A and B are two concentric hollow spheres. If A is given a charge छोटा q, इस पे चार्ज छोटा q है, and B is earthed, B को अर्थ कर रखा है, as shown in the figure, then तो क्या होगा बेटा? सबसे पहली बात तो ये देखो, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, ठीक है। हाँ, नमस्ते किसने बोला? अच्छा भरत ने, हाँ भरत नमस्कार बेटा। चलिए, कैलकाटा, बॉम्बे, दिल्ली, अमित, हेलो अमित, दिल्ली, बॉम्बे, देवस्मिता ने बताया बॉम्बे, और किसने बताया? भवानी ने बताया दिल्ली। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है वैसे ये कंडक्टर्स, अच्छा खासा, मतलब किसी को अगर किसी को ये लगता है ना कि उसे बहुत कुछ आता है, उसको भी अचानक से ये परेशान कर देगा कि अच्छा कुछ नहीं आता तो चलो यहाँ से। और वैसे है बहुत लॉजिकल, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। देखो सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि पहली बात तो देखो ये अनचार्ज था, ठीक है। हम लोग इन सवालों के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी जाते हैं, ठीक है। मान लो इसके ऊपर एक कैपिटल क्यू चार्ज आ गया, अर्थ कर रखा है, इसका मतलब इसका फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा 0, क्योंकि इसको अर्थ कर रखा है। तो इसका पोटेंशियल होगा क्या? खुद की वही, अगर मान लो अंदर वाला रेडियस में छोटा ए बोल देता हूं और बाहर वाला रेडियस में छोटा बी बोल देता हूं, तो इसका पोटेंशियल खुद की वजह से हो जाएगा KQ/B। और ये वाला चार्ज तो ऐसा लगेगा, इस बाहर से देखने में ऐसा लगेगा जैसे ये सारा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है। हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर को बाहर से देखो, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो या सॉलिड स्फीयर है तो उसको बाहर से देखो तो ऐसा लगता है सारा का सारा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है। अगर ये चार्ज सेंटर पे रखा है, इस बात का मतलब क्या हुआ? तो ऐसा लग रहा है तो यानी कि पॉइंट चार्ज वाला पोटेंशियल आ जाएगा, तो वहां पोटेंशियल हो जाएगा प्लस K/Q/B और इक्वल टू 0। जैसे यहां तो ये लिखा कैपिटल Q की वैल्यू -Q आ जाएगी। एनीवेज दैट इज नॉट द पॉइंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतनी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सी बात ये कहनी थी कि भाई अगर ये चार्ज ऐसे आ रहा है तो क्या होगा। भाई कैपिटल Q दे रखा है, -Q दे रखा है, ठीक है। यहां पे कोई चार्ज है, यहां पे कोई चार्ज है, ध्यान से समझना। इस जगह पे इसकी और इसकी दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड होती, पर कैपिटल Q -Q के बराबर आ गया, यानी कि टोटल चार्ज 0 हो गया, यानी कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0, ठीक है। दूसरी बात, इस जगह अगर आप देखते हो तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों? यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो इसकी वजह से तो 0 हो गई, पर ये तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसकी वजह से यहां पे अगर ये डिस्टेंस r है तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी KQ/r²। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r² होती है, ठीक है। तीसरी बात, और क्या करना है, ये भी हॉलो है, इसके अंदर चले जाओ, तो अब तो ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज, ये भी, ये वाला जो पॉइंट है ये भी वो इस हॉलोस्फीयर के भी अंदर है और इस बड़े वाले हॉलोस्फीयर के भी अंदर है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 0 आ जाएगी। अब देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है। चार्ज डेंसिटी एट A and B आर सेम, गलत बात। चार्ज सेम है तो चार्ज डेंसिटी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि एरिया अलग अलग है, ठीक है। एक स्फीयर बड़ा है, एक स्फीयर छोटा है, तो एरिया अलग अलग है। फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड A इज 0, फील्ड इनसाइड तो 0 है पर आउटसाइड A 0 नहीं है। फील्ड बिटवीन A और B इज नॉट 0, बहुत सही बात है, A और B के बीच में जो फील्ड है वो 0 नहीं है, और यही होगा फिर आंसर। और फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड B इज 0, ये वाली बात फिर गलत हो गई। बाहर फील्ड 0 है पर अंदर फील्ड 0 नहीं है।
हो सकता है आपको लगे कि सर इतनी देर थोड़ी लगती है सवाल को सॉल्व करने में। बेटा मैं सवाल नहीं सॉल्व करा रहा हूं, मैं सारे कंसेप्ट रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, सवालों के थ्रू हम कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। हाँ, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी आप इन आंसर्स को सॉल्व करते हैं तो उस केस में आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस भी कर लो और रिवीजन तो हो ही रहा है। ठीक है, आई होप दैट हेल्प्स। चलो, समझ में आ गया सब लोगों के? समझ में आ गया तो अंगूठे दिखाओ फटाफट से। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं इस सवाल को आप कितनी देर में सॉल्व कर पाते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर ए ऑफ मेटल वायर से जोड़ दिया, चार्ज फ्लो करेगा। पूछा ये जा रहा है कि आप इसको कितनी देर में, चलो आपसे मैं पूछता हूं, लेट अस से कि आप इसे चलो 45 सेकंड दे लो थोड़ा सा, या 50 सेकंड दे लो। चलो थोड़ा सा मैं टाइम क्लैम्प इसको थोड़ा जल्दी कराते हैं आपसे। चलो फटाफट फटाफट बताओ। हेलो विकास, हाय मुकेश, अर्शप्रीत, सुल्तान, समझ में आ रहा है बच्चों? अंजलि, सुमित, हार्टलेस गर्ल का नाम पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिया रितेश, देवस्मिता, श्योर बच्चे, देवस्मिता, अगर आपको यहां पे समझ में आ रहा है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, because this is basically a revision class, this is basically a booster class for for those people who are going to appear for NEET this year, like in 2021. तो obviously I am assuming कि उन लोगों को 11th और 12th उन लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक है, लेकिन अगर if you are comfortable enough then I really don't have any problem। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, क्या आंसर आया? आंसर आया क्या सेकंड का आंसर? हाँ, मुकेश ने दिया आगरा, उस्मा ने दिया आगरा, हाय सोमनाथ, और अर्शप्रीत ने दिल्ली, मनोज दिल्ली, अरे वाह, आगरा, बॉम्बे और दिल्ली सब आ गए यहाँ पे। बॉम्बे किसने दिया? यादव ने। चलिए बहुत बढ़िया, जावेद आगरा। चलो देख लेते हैं आंसर। रेडी, स्टार्ट करें, देखें 1 2 3 एंड द करेक्ट आंसर इज कैलकाटा। कैलकाटा तो किसी ने दिया ही नहीं था, किसी ने भी कैलकाटा, ये कुछ गलत तो नहीं है? देखना पड़ेगा यार, यहां पे तो कैलकाटा लिखा हुआ है आंसर। चलो एक बार देख लेते हैं। A spherical conductor A of radius R is placed concentrically inside a conducting shell B of radius capital R। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें यहां पर क्या निकालना है भाई? ऐसा है, दो कंडक्टर है, एक ये हो गया B और एक ये हो गया A। ठीक है, इसका रेडियस छोटा r, इसका रेडियस कैपिटल R। नाम क्या है? स्फेरिकल कंडक्टर ए आर। हाँ, ये A है और ये B है। ठीक है, इनसाइड अ कंडक्टिंग शेल B ऑफ रेडियस कैपिटल R। ठीक है, चार्ज Q इज गिवन टू कैपिटल A। चार्ज कैपिटल A को दिया गया कैपिटल Q चार्ज is given to A and then A is joined to B by a metallic wire। The charge flowing from A to B will be। बेटा ये उसके अंदर है, तुमने A क्यों लिख दिया आंसर? अब किया क्या है, इसके बाद हुआ ये कि इसको इससे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करते के साथ ही क्या बराबर होता है? कनेक्ट करते के साथ ही पोटेंशियल बराबर होता है। ठीक है, अगर पोटेंशियल बराबर होता है, मान लो मैं इस पे कहता हूं इस पे Q1 चार्ज आ गया फाइनली, इस पे Q2 चार्ज आ गया फाइनली, एक बात तो निश्चित है और वो ये है कि Q1 प्लस Q2 तो कैपिटल Q ही रहने वाला है भाई, टोटल चार्ज तो उतना ही रहेगा। और दूसरी बात यह है कि पोटेंशियल बराबर आने वाले हैं। अब अगर पोटेंशियल बराबर आने वाले हैं तो क्या करोगे? पोटेंशियल अगर आपको बराबर चाहिए, इसका मतलब इसका पोटेंशियल इसके बराबर, पहले इसका पोटेंशियल लिखते हैं। इसका पोटेंशियल कितना आएगा? तो इसका पोटेंशियल लिखते टाइम हम ये कह सकते हैं, इसका पोटेंशियल लिखते टाइम वो क्या आ जाएगा? इसका पोटेंशियल खुद की वजह से के Q1 बाय छोटा r, के Q1 अपॉन छोटा r। और बाहर वाले की वजह से कितना आया? बाहर वाले की वजह से ये बाहर वाले शेल के अंदर है, किसी शेल के अंदर पोटेंशियल के क्यू बाय उसका रेडियस होता है, तो के Q2 बाय कैपिटल R, के Q2 बाय कैपिटल R आ गया इक्वल टू वो इस बाहर वाले का पोटेंशियल खुद की वजह से होगा के Q2 बाय कैपिटल R, और ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट
इस शेल के बाहर है, इस शेल के बाहर है। बाहर से देखने पे ऐसा लगेगा जैसे सारा का सारा चार्ज इसका सेंटर पे रखा हुआ है, तो ये Q1 चार्ज बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ नजर आएगा, तो उसकी वजह से पोटेंशियल हो जाएगा KQ1 अपॉन यहां से यहां तक की दूरी यानी कि कैपिटल R। और जैसे ही आपने ये सारी बातें कही, अब मैं और क्या कह सकता हूं भाई साहब, और ये कहा जा सकता है कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। और क्या है, जैसे आप सॉल्व करोगे KQ2/R, KQ2/R तो वैसे कैंसिल हो गए, अच्छा K भी कैंसिल हो गया, और अब यहां पे निकल के क्या आया, Q1 अपॉन छोटा r माइनस Q1 अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 0। अब सीधी सी बात है, Q1 को कॉमन निकाल लो, यहाँ पे बच गया 1/R1 सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, 1/R, हाँ 1/R माइनस 1/R इक्वल टू 0। और सीधी सी बात है, छोटा और कैपिटल R बराबर तो है नहीं, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये Q1 ही 0 होगा। इसका मतलब Q1 की वैल्यू क्या है, 0 है। सारा का सारा चार्ज निकल के, इसका मतलब सारा चार्ज बाहर चला गया, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बाहर वाले शेल पे कितना चार्ज है फाइनली, या इस वायर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करके गया है, तो जब अंदर कैपिटल Q था और बाहर 0, पहले अंदर कैपिटल Q था, बाहर 0 था, बाद में क्या हुआ, बाद में अंदर हो गया 0 और बाहर हो गया कैपिटल Q, तो इसका मतलब यहां से कितना चार्ज चला गया, कैपिटल Q चला गया। तो C इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? हाँ, पोटेंशियल इक्वल होता है, बिल्कुल सही बात है देवस्मिता, ठीक है। अच्छा, पूरा तो हाँ पूरा ही हो जाएगा बेटा, आज के क्वेश्चंस को अगर हम सबको अच्छे से कवर करते हैं तो पूरा ही हो जाएगा ये, ठीक है। हेलो राहुल, मैं भी राजस्थान में ही हूं बट थैंक्स फॉर द लव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 आर एट द सेम पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ देयर चार्जेस इज। ये दो अलग अलग कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, अलग अलग रखे हुए हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 ये है, और मुझे लगता है ये आप 45 सेकंड्स में खत्म कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलो 45 सेकंड ले लो, 45 सेकंड्स भी क्या मतलब और कम भी कर सकते थे, पर चलो तुम 45 सेकंड ले लो। 45 सेकंड मुझे इसका आंसर चाहिए, जल्दी से बताना बच्चों आंसर क्या आ रहा है, फटाफट से शुरू हो जाओ। मजामा राजपूत, आप ठीक हो? चलो, गुड मॉर्निंग अमित, तुम तो अभी थोड़ी देर पहले यहीं आए थे, अब वापस आके गुड मॉर्निंग। चलिए पूछो, बताओ भाई क्वेश्चन क्या है, इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। चलिए उस्मा जी ने बता दिया है कैलकाटा, और चलो भाई एक और राजस्थानी मिला यहाँ पे। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताते जाओ बच्चों आंसर्स। मोटिवे अमित कह रहा है दिल्ली है, लिख के ले लो, लिख के ले लो, लिख के, ये जब लिख के ले लो बोलता है गड़बड़ हो जाती है। चलिए खैर, क्लैमअप ने बताया आगरा, अर्शप्रीत कैलकाटा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। बच्चों आप लोग आंसर्स के साथ क्वेश्चन नंबर लिखो ताकि कुछ आगे के लिए प्रॉब्लम ना हो। अभी तो ठीक है, अभी तो क्लियर दिख रहा है। चलो जावेद कैलकाटा, विकास कैलकाटा, निरूपा कैलकाटा, बहुत बढ़िया, भर भर के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग, बट एंड द आंसर इज कैलकाटा। अमित गड़बड़ हो गई बेटा चलिए खैर कोई बात नहीं, ये मत लिखा करो, तो ये साथ में तुम जब भी लिखते हो ना ये लिख के ले लो, तो गड़बड़ हो जाती है तो आंसर इज कैलकाटा। टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2, ये भाई ये रेडियस है, इसका रेडियस है R1, और एक और कंडक्टिंग स्फीयर है उसका रेडियस है R2, ठीक है। आर एट द सेम पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ द चार्जेस, पोटेंशियल दोनों का सेम है। अगर इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, तो हम ये कह सकते हैं कि KQ1/R1 की वैल्यू KQ2/R2 के बराबर है। जैसे बराबर क्या, K से K कट गया, और Q1 अपॉन Q2 की अगर बात पूछी जाए तो वो क्या आ जाएगी, वो R1 अपॉन R2 आ जाएगी। आंसर आ जाएगा कैलकाटा। जितने लोगों का सही आ गया जल्दी से अंगूठे दिखा दो जरा, चैट बॉक्स में दिखा दो या कुछ भी। अरे तुमने प्यार व्यार नहीं दिखाते तुम आजकल, हार्ट वार्ट नहीं है क्या, खत्म, हार्टलेस हो गए तुम सारे के सारे ठीक है, हार्ट वार्ट दिखाओ यार, ऐसे क्या कर रहे हो। ठीक है अमित, समझ में आ गया बेटा, कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े। हेलो मोनिका, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आ जाओ भाई, शुरू करो सवाल को, देखते हैं हमारे बच्चे कैसे इसका जवाब दे पाते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन है पर ज्यादा नहीं है। चलो एक काम करते हैं, 45 सेकंड देते, 50 सेकंड ले लो। चलो तुम भी क्या याद करोगे, 5 सेकंड एक्स्ट्रा दिए तुमको। पर हमेशा मैं आप बच्चों बार बार बोलता हूँ ये वाली बात, फिर से मैं आपको याद दिला दूं,
try to concentrate on this thing, on time, sorry, on accuracy rather than speed. ठीक है, जल्दी जवाब देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जल्दी गलत जवाब देना बहुत बुरी बात है. ठीक है, आपका जवाब भले ही ना आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है भाई पेपर के अंदर, तो आपका जवाब भले ही देर से आए, देर से फिर आए, कुछ भी आए, लेकिन आपका जो आंसर है वो सही होना चाहिए. ठीक है, चलिए. हाँ जी, बताओ भाई, बताओ इसका आंसर बताओ. 4th क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से. हाँ जी, बज गया घंटा. क्या हुआ, कितने आंसर क्या आ रहे हैं, आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे? 10 PM 10 AM कहना चाह रहे थे. मैं बेटा 10 बजे मैं एक्चुअली इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि मेरी इसके बाद एक मतलब प्लस पे क्लास होती है. ठीक है, तो अगर मैं 10 बजे लेता हूं तो वो प्लस वाली क्लास के साथ वो क्लैश करती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया इस वाली क्लास को. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. हाँ भाई, कंडक्टिंग होलोस्फीयर, आंसर तो आनी है यार. 4th का आंसर राजपूत ने दिया कैलकाटा, उस्मान ने दिया कैलकाटा, और फिर क्या हुआ, और क्या है? अच्छा, 4th का बॉम्बे लॉक किया जाए बता रही है देवस्मिता. अमित कैलकाटा. चलो देख लेते हैं, आंसर तो आ गए. अ कंडक्टिंग होलोस्फीयर ऑफ रेडियस 0.1 मीटर इज गिवन अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस. अरे बेकार सवाल भाई, स्फीयर है. ठीक है, पहली बात तो कंडक्टिंग है, तो और हॉलो भी कंडक्टिंग के साथ. पहली बात तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात, छोटी छोटे जो ना ये मतलब नुआंसेस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए. इन्होंने यहाँ पे लिखा कंडक्टिंग होलोस्फीयर. प्लीज नोट, हॉलो नहीं भी लिखते तो भी काम चलता. क्यों? क्योंकि कंडक्टर जो होता है उसमें सारा चार्ज अपने आप भाग के भाग वाले सरफेस पे आ जाता है, पता होगा आपको. तो अगर ये कंडक्टिंग, अगर वो सॉलिड भी होता तो भी यही आंसर आता. सॉलिड होता, हॉलो होता, चार्ज तो भाग वाले सरफेस पे ही होता, और अगर सरफेस पे ही होता तो फिर तो वही हॉलो, वही फॉर्मूले तो हॉलो वाले लगते. ठीक है ना. और पोटेंशियल क्या होता है इसका पोटेंशियल होता है KQ/R. K की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻⁹, एंड कैपिटल Q की वैल्यू दे रखी है क्या हमको? हाँ, 10 माइक्रोकूलम्स दे रखी है. तो 10 × 10⁻⁻6 हो गया अपॉन रेडियस. रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो गया 0.1. जय बजरंगबली, मजा ही आ गया. मतलब फिर बचा ही क्या यार, सॉल्व कर लो इसको. तो 9 तो हो ही गया है, 9 और एक 10 और एक 11, 11 में से गए 6 तो बचा 5, तो आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻5. क्लियर है क्या? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया क्या? चलो अच्छा, हाँ काव्य, ऑब्वियसली भाई मैंने पढ़ाया तो मेरे को ये सोच के तो पढ़ाया नहीं था कि भाई मैं कुछ एक्स्ट्रा करूंगा. वेरेवर आई हैव, इफ यू हैव एक्सेस टू एनी ऑफ माय लेक्चर्स एनीवेयर, so they are obviously good to go. ठीक है, बट रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ऑब्वियसली मैं हमेशा, मुझे एक ही चीज़ लगती है कि इससे पहले जहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है वहाँ पर बेसिकली बोर्ड पे रिकॉर्ड किया हुआ है. तो बोर्ड के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो मुझे लगता है कि मैं उतनी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पाया जो मैं अनअकैडमी पे कर पा रहा हूँ. ठीक है, यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस देखोगे या अगर आप कहीं पे भी देखते हो तो जो टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, खासकर वेव्स जैसे चैप्टर्स के लिए जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब विजुलाइज करनी होती हैं, तो वो विजुअलाइजेशन जो है वो वहाँ पे थोड़ा बोर्ड पे थोड़ा कम होता है. ठीक है, तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि आप यू डोंट नीड टू पे फॉर एनीथिंग. आप सिंपली ये काम करो, tinyurl.com/anusha special, जो मेरी वो जो नीचे स्पेशल क्लास का जो लिंक है नीचे दे रखा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, वहाँ पे जाओ और उसके अंदर मैंने वेव्स पढ़ा रखा है, SHM वेव्स पूरा पढ़ा रखा है, वहाँ से पढ़ लो. ठीक है, आई थिंक दैट वुड बी मच मोर कंफर्टेबल फॉर यू. ठीक है, एंड समझ में भी ज़्यादा आएगा. और बाकी मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, यू कैन ऑलवेज आस्क मी एनी डाउट्स इफ यू हैव. ठीक है, टेलीग्राम पे ढूंढ लेना मुझे, इंस्टा पे ढूंढ लो, कहीं पर भी आप मुझे ढूंढ सकते हैं. ठीक है, चलो, या फिर बेस्ट है अनअकैडमी की ऐप पे जाओ, वहां से आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके जो आपको डाउट हो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर है ये? क्वेश्चन नंबर 5, 5th क्वेश्चन. चलो भाई बताइए बच्चों, फटाफट से बता दो इसका आंसर. टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा कितना लगेगा देख लेते हैं. करेक्टिव, अरे छोटा सवाल है, 30 सेकेंड. चलो
चलो 45 ले लो यार, तुम भी क्या याद करोगे। लो 45 सेकंड्स। बताओ बच्चों, आंसर बताओ। भवानी किसने परेशान कर दिया तुमको? चलो हाँ भाई सूफिया, क्वेश्चन नंबर 5 पूछो बच्चों। पूछो नहीं मतलब बताओ, आंसर बताओ पहले, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। अच्छा, भवानी को कंडक्टर नहीं आता। हाँ कंडक्टर्स तो यार भारी चीज है थोड़ी सी। कई सारे बच्चे हैं जो इस बात में कंफ्यूज रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। देखो टाइम खत्म होने वाला है। इस सेक्शन को भी ढंग से अटेंड कर लोगे ना तो भी बहुत सारे तुम्हारे जितने भी ये छोटे छोटे जो कचरे हैं वो साफ हो जाएंगे कंडक्टर्स को लेके। ठीक है, पर सेशन अच्छे से अटेंड कर लो। टू कनेक्टिंग स्फीयर्स, कनेक्टिंग नहीं होगा एक्चुअली, वो कंडक्टिंग होगा। टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2, द आउटर स्फीयर इज अ गिवन चार्ज छोटा q, द चार्ज q ऑन द इनर स्फीयर विल बी q डैश। ओके, बाहर वाले को q दे दिया, अंदर वाले को q डैश दे दिया। अंदर वाले को अर्थ किया है, प्लीज नोट अर्थ अंदर वाले को किया है। ठीक है, बाहर वाले पे चार्ज q है ही सही, तो अब मान लो अंदर वाले पे चार्ज q डैश आ गया, अर्थ करने की वजह से q डैश चार्ज आ गया। एक बार अच्छी है, जिसको अर्थ करते हैं उसका पोटेंशियल हो जाता है 0। तो अगर इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो क्या करोगे? अच्छा चलो, अमित ने फिर से दिल्ली बता दिया और इस बार फिर से लिखा, लिख के ले लो। अच्छा, उस्मान ने बताया कैलकाटा, ठीक है, और एलिना ने बताया दिल्ली। हेलो एलिना, काफी लेट आई आप। अच्छा, फिर उसके बाद कौन आया? उस्मान कैलकाटा। चलो देख लेते हैं क्या आएगा इसके अंदर। देखो सिंपल सी बात, यहां पर ये है Q1 दे रखा है, Q अब इसका पोटेंशियल 0 करना है, बस मुद्दे की बात इतनी सी है। इसका पोटेंशियल क्या होगा? इसका खुद की वजह से होगा के क्यू डैश अपॉन r1, और प्लस बाहर वाले की वजह से होगा के क्यू बाय चार्ज। पूछा है तो अरे यार तुम क्या करते रहते हो। इसका बाहर की वजह से पोटेंशियल क्या होगा? इसकी वजह से तो के क्यू बाय r2 होगा, और इसको कर देंगे 0। ठीक है अमित, समझ में आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हो चुकी है? हाँ जावेद ने बता दिया कैलकाटा, अब तो दिख ही रहा है। अब बस के से के कट ही जाएगा, क्यू डैश की वैल्यू निकालनी है। साफ ही दिख रहा है कि क्यू डैश की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस टाइम्स क्यू इंटू r1 बाय r2, यानी कि सही आंसर हो जाएगा कैलकाटा। एक मिनट, चार्ज क्यू डैश ऑन द इनर स्फीयर विल बी, ये एरो सरक गया है, ये दिल्ली कैलकाटा ही आएगा ये। ठीक है, आंसर जो है वो इसका कैलकाटा ही आएगा। कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर है कैलकाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? करो इसको। टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैविंग सरफेस चार्ज densities plus sigma and minus sigma respectively are separated by a small distance. The medium between the plates is vacuum. Epsilon naught is the dielectric permittivity of the vacuum. Then the electric field in the region. अरे बेकार सवाल, चलो जल्दी से बता दो उसका आंसर। 30 सेकंड, 30 सेकंड से ज्यादा बनते नहीं भाई साहब इसके अंदर। 30 सेकंड से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं बनते इस केस में। अगर आपको इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो 6 का आंसर बताओ। अच्छा, अर्थिंग नोटिस नहीं करी थी, ओके फिर तो ठीक है। हाँ भाई 6 का आंसर बताइए, क्या लग रहा है आपको? ओस्मा ने बताया कैलकाटा, सहज ने बताया दिल्ली, चलो घंटा बज गया। अच्छा, विकास एलिना ने बताया कैलकाटा। चलो देख लेते हैं क्या आ रहा है इसका आंसर। देखो टू इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट्स हैं, एक प्लस सिग्मा की हो गई और ये वाली शीट माइनस सिग्मा की हो गई। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। पता है क्या ये वाली बात? इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। प्लस की वजह से इधर की तरफ हो गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ऐसे यहां पर इस माइनस की वजह से इधर की तरफ हो गई। पॉजिटिव से दूर होती है फील्ड, माइनस की तरफ होती है, तो यहां पर भी हो गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
और एक्चुअली वो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में और दोनों ही सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आंसर आ जाएगा कैलकाटा। समझ में आ रही है वाली बात? अच्छा, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। एक प्लेट है, एक और प्लेट है, एक पे चार्ज क्यू डाल दिया और फिर उसके बाद कुछ कुछ बातें पूछ रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन बिटवीन द प्लेट्स, यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ये पूछा जा रहा है। कैसे निकालोगे इसको फटाफट से? चलो टाइम दूं या मैं कर दूं इसको? सवाल अच्छा है। चलो एक काम करो, 45 सेकंड लो, जिसको आता है वो करे, बाकी मैं बताऊंगा। चलो करो भाई, ट्राई करो, सॉल्व करो इसको। हाँ जी, हाँ लेना, पूछ सकते हो आप। चलिए घंटा बजने वाला है। आंसर आया कि नहीं आया? सेवेंथ का आंसर आदित्य ने दिया है बॉम्बे, उस्मान ने दिया बॉम्बे। बहुत बढ़िया, स्कोर लिखते जाओ। तुम्हारे अभी तक साथ में से कितने सवाल सही हुए हैं? ठीक है, पहले मैं लिख दूं उसमें। सेवेंथ का एक्चुअली जो करेक्ट आंसर है वो है कैलकाटा। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार क्या हुआ इसके अंदर। बहुत सिंपल सी बात है। टू कंडक्टिंग प्लेट्स एक्स एंड वाई ईच हैव चार्ज क्यू। पहले देखो, सॉरी, ईच हैविंग लार्ज सरफेस एरियाज ए आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। द प्लेट एक्स इज गिवन अ चार्ज क्यू whereas the others इज न्यूट्रल। देखो समझो इस बात को, जब भी ऐसे हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना होता है तो उसमें हम दो बातें याद रखते हैं। ठीक है, बस ये दो बातें याद रख लो, सारे सवाल सॉल्व होते हैं। बस दो बातें याद रखना। क्या? पहली बात ये है कि एक्सट्रीम सरफेस पे चार्ज हमेशा टोटल चार्ज का आधा होता है। ठीक है, एक्सट्रीम सरफेस पे चार्ज हमेशा टोटल चार्ज का आधा होता है। तो यहां टोटल चार्ज क्या है? क्यू। इसका मतलब यहां पे होगा Q/2, यहां पर भी होगा Q/2। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो अंदर वाले सरफेसेस होते हैं, एक दूसरे को फेस करने वाले जो सरफेसेस होते हैं, उन पे चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है। ये दो ही बातें आपको याद रखनी है। पहला, एक्सट्रीम सरफेसेस पे चार्ज हमेशा, ये सिर्फ दो प्लेट हो, 3, 4, 5, 15, 20 कितनी भी प्लेट्स हो, यही दो बातों से सारे सवाल सॉल्व होते हैं। अभी एक एग्जांपल भी ले लेता हूं कि अगर दो प्लेट्स हैं तो, या सॉरी, दो पॉइंट से पहला पॉइंट ये है कि एक्सट्रीम सरफेस पे चार्ज, एक्सट्रीम सरफेस तो दो ही होंगे ना, एक इधर वाला एक्सट्रीम और एक उधर वाला एक्सट्रीम। तो दो एक्सट्रीम सरफेस पे जो चार्ज है वो हमेशा टोटल का आधा होगा, एक चीज। और दूसरा, एक दूसरे को फेस करने वाले सरफेस पे चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है। बस इन दोनों बातों को याद रखना। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे होगा, अगर यहां Q है, इस पे Q/2 है, तो यानी ये Q/2 हो गया और यहां पे चार्ज हो जाएगा -Q/2, क्योंकि इन दोनों का इक्वल एंड अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो एक प्लेट यहां पर है, फिर एक प्लेट यहां पर है, फिर एक प्लेट यहां पर है। मान लो मैंने इस पे Q डाला, इस पे 2Q डाला, इस पे 3Q डाला। टोटल चार्ज ये है, इस पे टोटल चार्ज Q है, इस पे टोटल चार्ज 2Q है, इस पे टोटल चार्ज 3Q है। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सरफेसेस हैं। 6 सरफेसेस के ऊपर चार्जेस क्या क्या होंगे? 6 सरफेसेस के चार्जेस बताइए, कैसे बताओगे 6 सरफेसेस के चार्जेस? तो बहुत आसान है। टोटल कितना है? 3, 4, 5 है, 6Q। तो 6Q का आधा यहाँ पे हो गया 3Q। अब ध्यान से देखते जाना, यहाँ 3Q हो गया, ये Q है, ये 3Q है, इसका मतलब यहाँ पे 2Q रहा होगा, तभी तो इन दोनों का सम Q आएगा। ये -2 है, 2Q है, तो ये +2Q होगा। ये +2Q है, वो इस पर टोटल 2Q था, लेफ्ट वाले सरफेस पे 2Q है, तो राइट वाले सरफेस पे कोई चार्ज ही नहीं है। और ये 0 है, तो ये भी 0 है। और ये 0 है, वो 3Q है, तो यहाँ पे 3Q ही आएगा। और बस चेक करने के लिए देख लो ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं, तो बस आ गया। 3, 4, 5, 15 कितनी भी प्लेट्स हो, बस दो बातें याद रखनी है। एक कंडीशन बस एक होनी चाहिए, और वो ये कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए, जो कि एज फार एज हमारे सवाल जो आते हैं उनके अंदर कभी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। ठीक है, एक ही कंडीशन है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी एब्सेंट। ठीक है, तो ये चाहे 3 हो चाहे 15 प्लेट हो, कितनी प्लेट लगी हुई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो ही बातें याद रखनी है। पहला, एक्सट्रीम सरफेस पे चार्ज टोटल का आधा होता है, और दूसरा, एक दूसरे को फेस करने वाले सरफेस पे चार्जेस हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। बस ये दो बातें याद रखनी है। ठीक है, तब यहां पे क्या हुआ, ये चार्जेस आ गए। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? अब दूसरी बात हम यहां पे ये कह सकते हैं कि ये तो खैर प्लेट्स हो गई। अब पूछा क्या इसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए बीच में। तो ध्यान से देखो,
Q/2 और इस Q/2 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएगी, Q/2 की वजह से राइट, और इस Q/2 इस वाले पॉजिटिव Q/2 की वजह से लेफ्ट, वो दोनों कैंसिल हो गई। पर ये अंदर वाले Q/2 और माइनस Q/2 की वजह से ऐड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर वाले Q/2 की वजह से राइट और माइनस Q/2 की वजह से भी राइट ही आने वाली है। तो ट्वाइस ऑफ फील्ड होती कितनी है? σ/2ε0। सिग्मा हो गया Q/2a, ठीक है, ये तो सिग्मा हो गया बाय 2ε0। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो और ये फील्ड होगी राइट वर्ड्स, तो 2 से 2 कट गया, Q/2a राइट वर्ड्स, यानी कि आंसर आ जाएगा कैलकाटा। समझ में आई कि नहीं आई? आगे क्या बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं। चलो, 3 concentric conducting spherical shells have radius r, 2r, 3r and charges q1, q2, q3। अंदर आधार वालों को कर दिया अर्थ, and on the shells have innermost outermost shells are earth as shown in the figure। तो q1, q2, q3 के बारे में क्या कह सकते हैं भाई? अगर अंदर और बाहर वालों को अर्थ ही कर दिया तो पहली बात तो q1 और q3 की तो एंटिटी खत्म हो गई, इन दोनों को अर्थ कर दिया तो इन दोनों की तो एंटिटी ही खत्म हो गई, कोई मतलब ही नहीं अब इनका, ठीक है। और अब इस पे कोई नया चार्ज आएगा, तो अगर इस पे चार्ज मान लो Q1 डैश आ गया, Q3 डैश आ गया, मतलब बेसिकली Q1 Q3 आर फाइनल चार्जेस, या जो फाइनल जो अपीयर हुए ये वो वाले हैं, जो ओरिजिनल थे उससे कोई मतलब नहीं है हमको, Q1 Q3 ओरिजिनल नहीं थे या फाइनल नहीं थे, सॉरी। तो इसका मतलब क्या होगा? अब सीधी सी बात ये कि इसका पोटेंशियल 0 होगा, इसका पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है, Q2 की वजह से होगा। तो आप क्या कह सकते हो इसके अंदर? बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ पोटेंशियल को इक्वेट करना है, ठीक है। पोटेंशियल को इक्वेट करना है, इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा? KQ1 खुद की वजह से KQ1/R प्लस KQ2/2R प्लस KQ3/3R, इसको कर दो 0। क्यों? क्योंकि ये अर्थ है तो इसका जो नेट पोटेंशियल आएगा वो 0 आएगा। ऐसे अगर मैं बाहर वालों को देखता हूं तो बाहर वाले का खुद का पोटेंशियल खुद की वजह से 3R प्लस KQ2/3R। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इस शेल के बाहर है, सेंटर से दूरी 3R है, ठीक है, और प्लस KQ1/3R इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है बेसिकली जिनकी हेल्प से आप लोग Q1 Q2 Q3 में रिश्ता निकाल सकते हो, ठीक है। बेसिकली जब ये आ ही गया तो R K और R तो खत्म ही होगा, ये तो Q1 प्लस Q2/3 प्लस Q3/3 0 हो जाएगा, और दूसरी बात Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 0 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करते हो तो उस केस में जो आपके पास आंसर आता है वो आई, ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 0 आ ही रहा था, यानी कि Q1 प्लस Q3 की वैल्यू माइनस Q2 आ जाएगी, यानी आंसर आ जाएगा आगरा। वो सिर्फ इसी से आ गया। समझ में आई बात सबको? आगरा आएगा बेटा, इसका आंसर आगरा आएगा, ठीक है। चलो, अब ये वही वाला क्वेश्चन हो गया जो मैंने अभी आपको बताया था। ये 3 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, मिडिल वाली को 1 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया, तो फाइंड द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द अपर प्लेट। आउटर और ऊपर ये दोनों इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। तो बस आउटर सरफेस पे, एक्सट्रीम सरफेस पे चार्ज क्या होता है अभी बताया था मैंने। एक्सट्रीम सरफेस पे चार्ज क्या होता है? टोटल का आधा होता है। टोटल कितना है? टोटल एक ही तो है, इस पे भी 0 था, इस पे भी 0 है, टोटल तो नेट चार्ज तो यानी कि नेट चार्ज तीनों का मिला के कितना हो गया? 1, तो उसका आधा कितना हो गया? 0.5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.5 माइक्रोकूलम या आधा माइक्रोकूलम, ठीक है। इनफैक्ट इसका क्या, हाँ, हर सरफेस का बता सकते हैं। यहाँ पे हाफ आ रहा है तो यहाँ पे माइनस हाफ आएगा, फिर यहाँ पे प्लस हाफ आएगा, फिर यहाँ पर भी प्लस हाफ आएगा, फिर यहाँ माइनस हाफ आएगा, और फिर यहाँ पे प्लस हाफ आएगा। ये सारे चार्जेस आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? चलो, तो आंसर आ जाएगा बॉम्बे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन और हैं, वो आप अपने आप करना, और कोई भी अगर आपको डाउट होता है शाम को 7 से 7:30 वाला सेशन है सही, उसके अंदर आप आके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। फिलहाल अच्छा, अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है, अगर क्या जुड़ना तो है ही, जल्दी से जाओ टेलीग्राम पे अनलॉक नीट चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे, जितने भी PDF अगर होगी वो सारी उसी के ऊपर मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के जो फायदे हैं वो आप जानते ही हो, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन का सबसे ज़्यादा मुझे यूजफुल चीज़ लगती है, क्योंकि आपको कोई भी डाउट हो फोटो खींचो, यहाँ पे डाल दो, और जो आपके यहाँ पे जैसे फोटो डाल दिया, और उसमें आपके जो आपके एजुकेटर होंगे वो आपको यहाँ पर हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, उसके लिए करना क्या होगा? अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से जाओ प्लस पे, वहाँ से जाइए नीट UG पे,
और उसके बाद जाइए गेट सब्सक्रिप्शन पे, और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो। और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हो तो उस केस में आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ता है। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लें, कोड आप आपके अपने अनुसार का यूज़ करेंगे। कोड है अनु10, अनु क्योंकि अनु मेरा नाम है, 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हो तो। ठीक है, जो फीस है वो 1 साल की फीस है 34,650 रुपये, और 2 साल की फीस है 50,400 रुपये, और 6 महीने की फीस है सिर्फ 25,200 रुपये। ठीक है, तो आप कोई सा भी कोड यूज़, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड जो आपको यूज़ करना है वो डेफिनेटली अनु10 होना चाहिए। एंड ये जो कोड है इसको यूज़ करने से आपको 2 फायदे मिलते हैं, एक तो डिस्काउंट मिलता है, दूसरा आपको मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है उसकी वो मेंटरशिप का आपको फायदा मिलता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी बातों का आपको बहुत ही भरपूर रूप से फायदा मिलता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपको एक पर्सनल कोच मिले जो आपको मतलब कृष्ण भगवान की तरह बिल्कुल एक गाइड करे कि भाई क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपकी गाइडेंस होनी चाहिए। प्लस के जो फायदे वो तो आपको मिलते ही हैं, हालांकि इसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। इनफैक्ट इसका 6 महीने की जो फीस है वो इसके अराउंड 34,000 रुपीज़ आती है आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे मिलेगा? ये वाला कोड डाल के। कोड क्या है? अनु10। अनु क्यों? क्योंकि अनु मेरा नाम है। 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं तो। ठीक है बच्चों, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी द बिगनिंग हो चुका है और कल होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी द कंक्लूजन। ठीक है, चलो, सो दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड डू शेयर द सेशन। कोड का ध्यान रखना, सबको बता दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, और वो जो नीट वाला जो ये है क्या नाम है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो दैट शुड बी ऑल। एंड जाते जाते मैं वही कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, जस्ट कीप ग्रोइंग एंड कीप डूइंग योर बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।